प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिलाया भरोसा, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से शुरू। राज्यपाल ने कहा प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। और विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र और यूनेस्को के एमजीआईईपी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। यूनेस्को देगा मानव व्यवहार और आचरण की शिक्षा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत कई हजार नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है और मिशन में तेजी लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी वहां भेजा गया है। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 12 से ज्यादा उड़ानें भारत में लैंड कर चुकी हैं। उसके जरिए सैकड़ों की तादाद में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस ला चुके हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार, राजीव चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की। You all back on behalf of every Indian, welcome back home. We have all prayed as a nation for your safe return, and I'm grateful that the prayers of your family and the entire country have been heard. I bring to you the blessings and best wishes of the Honorable Prime Minister. CISF के 2 ऑफिसर्स वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट के सभी पैसेंजर्स के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 1 हेल्प डेस्क before immigration, 1 help desk after customs. I would request if there is anybody in need of urgent medical attention, can you please identify yourself to the crew or to CISF so that we can give you the support. यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वल्लभगढ़ की छात्रा मानसी मंगला के पोलैंड में फंसे होने की सूचना मिलने पर एसडीएम वल्लभगढ़ त्रिलोक चंद ने मानसी मंगला के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एसडीएम ने फोन पर मानसी मंगला से बात की। उन्होंने बताया कि मानसी मंगला ने बताया कि पोलैंड में उसका पासपोर्ट, करेंसी व जरूरी सामान गुम हो गया था। सूचना मिलते ही उसे अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और उसे पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास में लाया गया है। उन्होंने मानसी मंगला के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वल्लभगढ़ की मानसी मंगला जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, 4था साल उनका है और पता चला कि भी वो वहाँ पे पोलैंड में कस्टडी में ले ली गई है और 2-3 दिन से भूखी प्यासी थी और वो उसको समस्या रही हैं।
तो जैसे ही हमें पता चला है तो हम इनके घर पे आए हैं, तो इन्होंने हमें बताया है। और मेरी भी खुद अभी मानसी मंगला से बात हुई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इंडियन एम्बेसी जा रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया भी कि उनके जो कागज़ थे, पासपोर्ट हैं, कुछ करेंसी हैं और कुछ जो ज़रूरी कागजात हैं और उनके जो मोबाइल फ़ोन हैं वो मिस हो गए या किसी ने चुरा लिए हैं। तो हमने पूरा भरोसा उनको दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज शुरू हुई। पहले दिन विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपना अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रदेश के संतुलित, सतत और समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उनके इस सिद्धांतों की पालना करते हुए मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र, हर वर्ग का समुचित विकास किया है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े गए और सदस्यों ने सदन में 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लगभग 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्ले स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्कर 3 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देगी। हमारा टारगेट है कि 4000 तक हम उनको करेंगे पूरे कार्यकाल में। अभी तो 1100 कुछ 1136 ऐसे कुछ हैं जो अभी तक की हैं। हमारे पास जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी अच्छी क्वालिफाइड आंगन वर्कर हैं, जिन लोगों को हम इसमें लगाने लग रहे हैं। और उसमें जिन बच्चों को लिया जा रहा है वो 3 साल के बच्चे हैं। जो नई शिक्षा नीति आ रही उसमें एक ये भी एक वो है, सुझाव है उसमें कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, लगभग डेवलप हो जाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद पक्ष व विपक्ष की चर्चा होगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे और 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। 8 तारीख को बजट पेश होगा और उस पर डिस्कशन चलेगी और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। 22 तक हाउस चलेगा। तो उसमें हाउस के दौरान बहुत से विषय होते हैं, ऐसे जो विपक्ष है वो भी अपने मुद्दे उठाता है, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है और जो भी सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब भी देते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र और यूनेस्को के MGIEP के बीच विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे यूनेस्को एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक 40 घंटे का ऑनलाइन कोर्स आयोजित करेगा, जिसमें विद्यार्थियों को नैतिक आचरण और व्यवहार की शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर यूथ एबल केम ने कहा कि सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यूनेस्को की पार्टनरशिप रिसोर्स मोबिलाइजेशन अधिकारी अर्चना चौधरी ने बताया कि 40 घंटे का यह कोर्स मात्र विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि एनआईटी के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए भी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य टेक्निकल एजुकेशन के साथ मानव व्यवहार की शिक्षा देना है। Focus is the area of education that is called social and emotional learning. Social and emotional learning teaches you modern skills of empathy, mindfulness, compassion and critical inquiry. एनआईटी कुरुक्षेत्र के साथ हमने एक अभी पार्टनरशिप साइन की है, जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के स्टाफ सब लोग एक 40 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें आपको ये
सोशल इमोशनल लर्निंग कहते हैं, बट बेसिकली भावनात्मक और संवेदनशीलता जो सिखाते हैं, जो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ में काम आती है। यही नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग की काम हो, बट आप एज अ गुड पर्सन जो आप पूरे एक पूरा जिसका इवॉल्व पर्सनैलिटी होती है वो बनवाने की। एनआईटी के निदेशक डॉक्टर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि यूनेस्को द्वारा की गई यह पहल स्वागत योग्य है। विद्यार्थियों और लोगों को तनाव मुक्त रहने के लिए इस तरह की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 2020 उसके माध्यम से अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया गया है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, जिसमें एनएसएस, एनसीसी, योगा, स्पोर्ट्स को बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके माध्यम से यूनेस्को का सराहनीय काम है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के वो कोर्सेस लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सक्षम विकास नामक एक पोस्ट बजट वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो निर्णय हुए हैं वे सारे निर्णय महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टार्टअप्स को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी इच्छा शक्ति से खड़ी हुई है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं अपने स्टार्टअप्स को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में मजबूत 5G इकोसिस्टम से जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI योजना का प्रयोजन किया गया। सनराइज सेक्टर पर खासा जोर दिया गया है। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा जनसंपर्क विभाग द्वारा हिसार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी लगाई गई। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि इस डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों और आमजन को देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्सव पर एग्जीबिशन लगाई है, ये काफ़ी इससे लोगों को जानकारी मिली है हिसार के बारे में और इतिहास के बारे में, और मेरे को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें लोग जो है यहाँ के हिसार के लोगों को इसके बारे में उनका ज्ञान बढ़ेगा। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवा पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदान के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी। ये 21 अक्टूबर 1943 की जो बात लिखी है बिल्कुल सही लिखी। ये यहाँ पर हरियाणा की प्रोग्रेस की जानकारी मिली और आज़ादी के बारे में जानकारी मिली। ये प्रदर्शन देखो हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये बहुत पुरानी इतिहास है, तो ये इतिहास मतलब आज हमारे डीसी मैडम ने, कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया सीनरी लगा के और हमारे को उजागर करे। जींद जिले के खंडजुलाना के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना अहम है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए
अंत्योदय मेलों का आयोजन कर लाभ पात्रों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इस मेले में बैंक सहित 18 विभागों ने भाग लिया। लोग और एमसी दोनों का ये मेला यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जिन बेनिफिशरीज की लिस्ट आई है उनको ये लाभ हमें देना है। इस साल में 1 लाख से बढ़ाकर उनकी आय हमें 1,80,000 तक इसमें लेके जानी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 100% बेनिफिशरीज आए इस मेले में और इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें 18 विभाग ने भी भाग लिया हुआ है और साथ में बैंक भी हैं जो उनको जितनी एप्लीकेशंस आएंगी हमारे पास आज ही उनको प्रोसेस करके हम बैंक तक पहुँचाएंगे ताकि जल्द से जल्द उनको लाभ दिया जा सके। एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि बैंक से ऋण लेकर वे अपना कोई काम शुरू करके अपनी आय में वृद्धि कर सकें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसमें जो भी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए या 1,80,000 रुपए से कम है उनको डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है। वो अपना एनरोल करें और इसका मोटिव यही है कि इनका मतलब इनकम है 1 लाख से ऊपर 1,80,000 रुपए से ऊपर चली जाए ताकि परिवार का उत्थान हो सके। वहीं मेले में आए लोगों ने कहा कि मेले के दौरान ही उन्हें ऋण संबंधी सभी प्रकार की जानकारी मिली है। इस तरह के मेले के आयोजन के लिए वे सरकार के आभारी हैं। लोगों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। जो बेरोजगार छोटे बच्चे हैं, जो अपना बच्चे हैं या गरीब आदमी है, जो भी है बेरोजगार आजकल बहुत बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए भाई जो काम नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको अपना रोजगार कर सके, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के दूसरे चरण का आयोजन आज फर्रुखनगर के बीडीपीओ कार्यालय में किया गया। मेले का शुभारंभ गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में प्रथम चरण में आयोजित किए गए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को स्वावलंबी बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने इस अवसर पर मेले में सेवाएं दे रहे अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लाभार्थी को 18 विभागों की 55 योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ अवश्य दिया जाए। अगर किसी कागजों में कुछ कमी है तो उसको भी दुरुस्त किया जाए। विभागों की 55 स्कीमें इस बार प्रदर्शित की गई हैं और एक एडिशनल जो चीज़ है वो है यहाँ पे कि जितने भी लोग काफ़ी जैसे पिछले राउंड में दौर में बात आई थी कि हमें रोज़गार दिया जाए, काफ़ी परिवारों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट काउंटर बनाया है जिसमें इस तरह की जितनी भी आवेदन आते हैं उनको कंपाइल कर रहे हैं और उनका टाई अप हम जो प्राइवेट संस्थान हैं जिनको इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, उनके साथ टाई अप कराएंगे ताकि रोज़गार की जो एक तरीके से जॉब फेयर यानी रोज़गार मेला हम कह सकते हैं वो भी इसके। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।